सबसे पहले लेते हैं पुर्तगाली, जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए, या यूँ कहिए कि सबसे अंत में भेजे गए। ठीक है, तो उत्तम महासागरीय का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद आपको इसलिए याद रखना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देंगे तो वहाँ के लिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भाई साहब पूछ लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये अब्दुल मनीद एक गुजरात के पथ प्रदर्शक थे जिनकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कड़ापू, इसको भी ध्यान रख लेना। वास्को डी गामा क्या था, अपने साथ मसाले और जड़ी बूटी ले गया था। तो हुआ क्या था कि उसने जितने भी यहाँ से मसाले ले गया था वो सब बेचकर अपनी यात्रा व्यय काट कर 60 गुना लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना लाभ 60 गुना प्राप्त करे अपना खर्चा काटने के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितना कॉस्टली वो चीज़ें वहाँ पे बेची होंगी। तो इस तरह हुआ क्या था कि लगभग समस्त यूरोप का व्यापार जो था अब लिस्बन से होने लगा था। तो कुछ समय के लिए क्या हुआ था कि जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, वो समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। और जो पुर्तगाली शासक था मैनुअल प्रथम, ये भाई मैनुअल प्रथम भाई थे, इन्होंने कहा जी अब हम वाणिज्य के प्रधान हो गए हैं, और इन्होंने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि अपने आप ले ली। ठीक है, 1500 में फिर क्या हुआ, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये आपको याद रखना है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये 1500 में दूसरा पुर्तगाली अभियान आया था जो कालीकट पहुंचा था, और 1502 में वास्को भाई फिर से भारत आए थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई थी और 1505 में कुन्नूर में। ठीक, इसके बाद आते हैं वास्को डी गामा की बात। भारत में ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। जब भारत में पुर्तगालियों का व्यापार जोरों पर पहुंच गया तो पुर्तगालियों ने अपना एक गवर्नर बना के भारत में भेजा, जो पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से 1509 इनका कार्यकाल रहा था। इनका उद्देश्य कहा जाता है कि शांतिपूर्वक व्यापार करना इनका उद्देश्य था, और इनकी ये जल नीति आपको याद रख लेनी है, शांत जल की नीति थी, या इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। जो आपको याद रखने की ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, गुजरात, मिस्र और तुर्की का था। इनसे इनका चोल के समीप युद्ध हुआ था, जिसमें इन भाई साहब को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था गुजरात, मिस्र और तुर्की का, इन्होंने चोल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हरा दिया था। लेकिन और इस युद्ध में खास बात यह थी कि फ्रांसिस भाई के एक बेटा था इनका, जो इस युद्ध में मारा गया था। तो इन्होंने इस लड़ाई को पर्सनली ले लिया कि अभी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 1509 में। तो इन्होंने कहा कि मैं जाने से पहले अपने बेटे का बदला लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने जाने से पहले 1509 में इस संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित किया था और जीत का स्वाद चखा। इनका कार्यकाल समाप्त हो ये चले गए। इनके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुकर। इनका कार्यकाल था 1509 से 1515। भारत में पुर्तगाली शक्ति का इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है कई बार, और कई अदर स्टेट में भी इसे पूछ चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा इन्होंने जीत लिया। जीता नहीं था, छीन लिया था एक तरह से। ठीक है, आपको यह याद रखना है, 1510 में गोवा छीना था, तो 1510 की डेट आपको याद रखनी है। और 1511 में इन्होंने क्या किया, एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उस पर नियंत्रण कर दिया था। यानी कि जहाँ से एशिया का लगभग व्यापार होता था वो मंडी थी मलक्का, तो मलक्का की मंडी पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो हुआ क्या इससे कि अब जो अदर लोग व्यापार कर रहे थे, जो मलक्का से व्यापार करते थे, वो भी पुर्तगालियों के अंतर्गत आ गए। और 1515 में इन्होंने क्या किया, फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित है हरमुज पर अधिकार अपना कर लिया, जिससे क्या हुआ कि और इनका व्यापार पर नियंत्रण बढ़ गया। अल्फांसो की एक खास बात ये थी कि इनके जो क्षेत्र थे, यानी कि जिन क्षेत्रों में इनकी सरकार थी, वहाँ इन्होंने सती प्रथा बंद कर दी थी। और एक ये नीति पूछी जाती है कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति। यह क्वेश्चन आता है कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति किस यूरोपीय कंपनी की, किस गवर्नर के कार्यकाल की थी, या किस गवर्नर की थी, तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये भाई साहब 1515 में मर गए थे। ये आपको याद रखनी है कि हिंदू महिलाओं के साथ, खासकर हिंदू महिलाओं के साथ जोर दिया था इन्होंने। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना, एक फैक्ट। आगे देखते हैं पुर्तगाली बस्तियां कहाँ कहाँ बसी। तो पुर्तगाली बस्तियां जो थी वो दीव, दमन, शास्त्री, बसई, चोल, बम्बई, संथोमी,
मद्रास के निकट और हुगली में बसी थी। ठीक है, इनका योगदान देख लेते हैं। योगदान पूछा जाता है या क्वेश्चन आप लिखेंगे तो योगदान लिखना पड़ेगा उसमें। तो पुर्तगालियों का योगदान था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ठीक है, ये किस लिए थी, तो इसका रीज़न जो होगा उसका रीज़न मिलेगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास करेंगे तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी बता के छोड़ देता हूँ। तो हुआ क्या था, ये अपने पुर्तगाली अपने साहित्य को बचाए रखना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उसके थ्रू इन्होंने अपने साहित्य को बचाया था। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा था इनका तंबाकू की खेती, गोथी स्थापत्य कला का भारत में प्रवेश और व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता का प्रमाण इन्होंने साबित कर दिया था। क्यों, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को कि इन्होंने व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को प्रमाणित किया था कि समुद्र की शक्ति जिसके पास होगी वो वास्तविक सत्ता उसके हाथ में होगी भारत की। ठीक है, अब पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में एक है इनका ईसाईकरण की नीति पर बल देना। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगालियों का जो छिपा एजेंडा था वो व्यापार करना नहीं था, इनका मेन एजेंडा था देश को ईसाई बनाना। दूसरा इनके पतन का कारण रहा कि ये व्यापार के साथ लूटपाट की नीति को भी जारी रखते थे, यानी कि अपनी आदत से बाज नहीं आए। और दूसरा था इनका अन्य यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष और उनमें पराजित होना। तो लगातार युद्धरत रहे और उनसे पराजित होते रहे, जिस कारण इनका पतन हुआ। हमने एक गवर्नर छूट गया है हमसे, जिसको हम अभी देख लेते हैं। वो है नीनो डी कुन्हा। ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे जो भारत में आए थे। ये पेज आगे पीछे हो गया लगता है कोई सा एक, इस वजह छूट गया। चलिए खैर पढ़ लेते हैं। 1530 में इन्होंने क्या किया था कि सरकारी कार्यालय जो था वो कोचीन से गोवा ले आए थे ये। ठीक है, और गोवा को इन्होंने अपनी औपचारिक राजधानी घोषित कर दिया था। मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में इन्होंने पुर्तगाली बस्ती बसाई। ठीक है, मतलब मद्रास के निकट सैंथोम में और बंगाल में हुगली में इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई। और 1534 में इन्होंने बेसिन पे और 35 में दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1534 में बेसिन पे और 1535 में दीव पे। तो 1559 में दमन पर भी इनका अधिकार हो गया। तो 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हो गया था। पुर्तगाली जो रानी थी कैथरीन, उनसे विवाह हो गया था। जो हमने देखा था अभी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की नीति थी हिंदू महिलाओं से विवाह करना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों को चुनौती मिल रही थी ब्रिटिश से। तो इन्होंने क्या किया कि 1661 में जब देखा कि ब्रिटिश हावी हो रहे हैं और पुर्तगालियों को अपने व्यापार क्षेत्र बचाना मुश्किल हो रहा है, तो पुर्तगालियों ने कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करना तय कर दिया 1661 में। इससे क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज में दे दिया ब्रिटिश को। ठीक है, और 1668 में उसको ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। 1500 पौंड वोंड करके वार्षिक था, 500 या 1500 पौंड वार्षिक था उसका किराए पे। ठीक है, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया, यानी कि पुर्तगालियों के जो वास्तविक नाम था इनका नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, पुर्तगाली जो थे अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने ही नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता साबित की थी, और जब ये भारत में आए थे इनकी नौसैनिक शक्ति श्रेष्ठ थी। तो 1595 तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर लगभग एकाधिकार रहा था। ऐसा कह सकते हैं कि लगभग एकाधिकार इनका हिंद महासागर पर रहा था 1595 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। पुर्तगालियों का जो छुपा एजेंडा मैंने पहले बताया आपको, भारतीयों को ईसाई बनाना इनका छुपा एजेंडा था। अब पुर्तगाली भारत से गए कैसे? तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि भारत ने पुर्तगाली सरकार से ये पहले अपील की थी कि हमारे जितने भी इलाके आपके पास है वो सारे जो इलाके हैं वो पुर्तगाली सरकार वापस कर दे। लेकिन पुर्तगाली सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को। उन्होंने कहा नहीं, हम वापस नहीं लौटाएंगे, ये क्षेत्र हमारे हैं। तो भारत ने पहले क्या किया कि जितने भी गोवा से आने वाले लोग थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया। फिर जो गोवा से व्यापार हो रहा था फिर वो व्यापार बंद कर दिया, और जो पुर्तगाली जहाज थे उनके समुद्री उनका बायकॉट कर दिया। तो हुआ क्या, इससे धीरे धीरे पुर्तगालियों पे घेराबंदी की गई, तो इससे तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, फिर 1953 में क्या हुआ कि भारत ने पुर्तगाल से अपने राजनयिक वापस बुला लिए। जो हमारे राजनयिक पुर्तगाल में थे उनको वापस बुला लिया, और 1954 में दादर और नागर हवेली के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने पुर्तगाली सैनिकों पर हमला कर दिया।
और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, यानी कि स्थानीय लोग भी पुर्तगालियों के खिलाफ हो गए थे। तो 24 नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने बोट में बैठे भारतीय लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें हुआ क्या था, एक भारतीय चीफ इंजीनियर मारा गया था। बस फिर क्या था, फिर भारतीय सेना को एक मौका मिला, सरकार की तरफ से आज्ञा मिली कि आप अब आक्रमण करके उनको बाहर खदेड़िए। तो हमारी भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन विजय नाम से अभियान चलाया था, जिसमें पुर्तगालियों को 36 घंटे भी नहीं लगे थे लगभग, वो इतने में ही पुर्तगालियों को भारत से बाहर भेज दिया था। तो आपको ये ऑपरेशन विजय थोड़ा याद रख लेना है कि ऑपरेशन विजय क्या था। ठीक है। अब पुर्तगाली इसमें भी शांत नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चले गए। ठीक है, मतलब गोवा में भी फिलहाल भारत का अधिकार हो गया 1961 में, लेकिन पुर्तगालियों ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील कर दी, जहां भी 1974 में भारत के पक्ष में फैसला आया कि ये क्षेत्र भारत का था तो तुम्हें भारत को लौटा देना चाहिए। ठीक है, और इस तरह 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। एक पुर्तगालियों की जो एक नीति थी, कार्टेज आर्मेडा, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि एक ऐसी ही एक पद्धति आगे आने वाली है जिसकी हम डिस्कस करेंगे। तो पुर्तगालियों की जो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था ने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। अब ये कार्टेज आर्मेडा क्या था वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। अब हम देखते हैं डच। डच जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, 1595-96 में कॉर्नेलियस हाउटमैन, इसको याद रखना है, कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत आया था। ठीक है, हमने भी बात की थी कि 1595 तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार रहा था। तो 1595 तक क्यों, क्योंकि 1595-96 में डच लोग वहाँ पे आ गए थे। ठीक है, 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एक विशाल कंपनी बनाई गई 1602 में। ठीक है, और इसका मूल नाम रखा गया वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, इसको कहते थे VOC। ठीक है, डच सरकार का इस कंपनी पर नियंत्रण था। कंपनी द्वारा की गई सभी संधियां जो होती थी वो डच सरकार के नाम से की जाती थी, और डच कंपनी को युद्ध करने, संधियां करने, किले बनाने की शक्ति जो थी अपनी सरकार से मिली हुई थी, यानी कि सरकार से उनको ये शक्ति प्रदान की गई थी कि आप भारत में युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, किले बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, डच जो थे वो मूल रूप से काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। ये मसाले इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए इस कंपनी का क्या था, इंडोनेशिया जो था डच कंपनी का मूल केंद्र था। ठीक है, 1605 में क्या हुआ कि डचों ने पुर्तगीज से अम्बायना का क्षेत्र ले लिया और धीरे धीरे क्या करने लगे, ये मसाला द्वीप जिसको इंडोनेशिया कहते हैं का पूर्ण अधिकार कर लिया उन्होंने इंडोनेशिया पे। और वहाँ इंडोनेशिया को जीत कर इन्होंने क्या किया, जकार्ता में 1619 में उस पर बैटविया अपना नगर बसा दिया पूरा। जकार्ता जब इन्होंने जीत लिया तो इन्होंने 1619 में वहाँ पर अपना एक नगर बसा दिया जिसका नाम रखा इन्होंने बैटविया। बैटविया मिलेगा कहीं, बैटेविया मिलेगा। ठीक है, डचों ने भारत के पूर्वी कोरोमंडल तट से व्यापार को प्रमुखता दी। यह आपको यूपी जैसे स्टेट के लिए याद रख लेना है, यूपी पूछ सकता है। डचों ने फिर क्या हुआ कि डचों ने कुछ समय बाद मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को निर्यात को प्रमुखता दी। क्यों, क्योंकि देखो अब यूरोपीय में क्या था कि डच भी मसालों का व्यापार कर रहे थे और पुर्तगीज भी मसालों का व्यापार कर रहे थे। तो क्या था कि इसमें कंपटीशन था, तो डचों ने ऐसी युक्ति खोजी कि जिसमें कंपटीशन कम हो। तो उन्होंने पाया कि कोई वस्त्र निर्यात करने पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा है, बहुत कम लोग हैं जो वस्त्र ले जा रहे हैं। तो डचों ने क्या किया कि भारत से वस्त्र निर्यात करने शुरू किए। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत से भारतीय वस्तुओं में वस्त्र निर्यात को सर्वप्रमुख बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री बनी। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री बनी और दूसरी बनी पेत्तोपोली या निजामपत्तम में। ठीक है, 1610 में डचों ने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री बनाई 1610 में, और इसे अपना इन्होंने मुख्यालय बना दिया। और यहाँ पर ये क्या करते थे, सिक्के भी ढालते थे। ठीक है, 1616 में क्या हुआ, सूरत में, और 1641 में विमलीपट्टम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली। और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री जो थी वो पीपली में लगी थी और 1627 में लगी थी। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टम में फैक्ट्रियां बनाई और 1660 में गोलकुंडा में फैक्ट्री बनाई, यानी कि दक्षिण में इन्होंने अपना विस्तार बढ़ा लिया। 1663 में कोचीन में लगा ली। अब इनका पुर्तगालियों से संघर्ष होना तय था, क्योंकि जब दो शक्तियां हों और एक ही व्यापार कर रही हो तो उनमें संघर्ष होना तय है।
तो 1602 में बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया गया। ठीक है। 1641 में पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण जो था मलक्का दुर्ग को जीत लिया गया। 1658 में संपूर्ण श्रीलंका पर और 1663 में मालाबार दुर्ग पर अधिकार कर लिया डचों ने। ठीक। औरंगजेब ने 1664 में डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यानी कि 31.5% चुंगी दो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हो तुम लोग। ठीक है। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टम जो था वो डचों का मुख्यालय बन गया। 1690 में डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता, कार्टल पर आधारित थी। ये बात मैं आपसे पहले कह रहा था जब हमने पुर्तगाली पढ़े थे कि आपको कार्टेज अरमेडा याद रखनी है। तो अब यहाँ पे है कार्टल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या है बताऊंगा। 1659 में अंग्रेजों से वेदरा का युद्ध हुआ था बंगाल में। तो इसमें हारने के बाद क्या हुआ था, 1759 में डच शक्ति का पतन हो गया था। ठीक है। डचों का योगदान क्या रहा, तो डचों का योगदान था कि भारतीय वस्तु में वस्त्र निर्यात को इन्होंने सर्वप्रमुख बनाया था। और इनके पतन के कारण क्या रहे, पतन के कारण थे अंग्रेजों से शत्रुता। ठीक है। अब बात करते हैं कार्टल क्या था और कार्टेज अरमेडा पद्धति क्या थी। तो पुर्तगालियों ने व्यवस्था बनाई थी कार्टेज अरमेडा। उसमें क्या था कि वो अपने क्षेत्र से दूसरे लोगों के जहाज जाने के लिए एक चुंगी ले लेते थे, जिसको कहते थे कार्टेज अरमेडा। ठीक है। और कार्टल क्या था, कार्टल था एक तरह से औपचारिक रूप से स्वतंत्र उत्पादकों का एक समूह, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि सब ये लोग एक मीटिंग करके, जितने व्यापारी थे, जितने स्वतंत्र उत्पादक थे, वो मीटिंग करके वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर लेते थे और आपूर्ति तय करते थे कि अगर आपूर्ति कम करेंगे तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। और इस तरह से क्या करते थे कि ये अपना मुनाफा बढ़ा लेते थे। एक तरह से कह सकते हैं कार्टल क्या था, कार्टल बोली लगाना या बढ़ाना एक कार्टल ही था एक तरह का। ठीक है। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है कार्टल क्या था, कार्टेज अरमेडा क्या था, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, बाकी आके हम डिस्कस कर देंगे। अब आए ब्रिटिश। तो भारत में जो अंग्रेजों का आगमन जो था वो डचों के बाद हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डच कंपनी से पहले बन चुकी थी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज जो थे वो देर से आए थे, लेकिन इनकी रीज़न क्या था, इनकी मुख्य वजह क्या रही बाकियों से आगे निकलने की, कि इन्होंने एशियाई व्यापार का जो स्वरूप था उसको समझा पहले कुछ दिन, कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। तो इन्होंने पहले एशियाई व्यापार का स्वरूप समझा कि क्या स्वरूप है व्यापार का, और फिर सैनिक और राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। ठीक है। इनका मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की जो थी उपभोक्तावादी संस्कृति थी, यानी कि उपभोक्तावादी लोग थे और इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ था, मांग और आपूर्ति का संतुलन था और अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी। क्योंकि इंग्लैंड जो था एक अलग क्षेत्र था, जिसमें क्या था कि ये सीमा विवादों से बचा रहता था, अन्य दूसरे युद्धों से बचा रहता था। बाकी जो देश थे यूरोपीय वो युद्धों में युद्धरत रहते थे, संघर्षरत रहते थे, तो उनको सेना पे भी खर्च करना पड़ता था और अपनी सेना पे भी ध्यान लगाना पड़ता था, युद्धों में ध्यान देना पड़ता था। जबकि इंग्लैंड क्या था, इन सबसे अलग था, बचा हुआ था, समस्त विश्व के साथ व्यापार करता था और उसके काफ़ी देश जो थे उपनिवेश थे, तो वो इन युद्धों से बचा रहा। तो यानी कि उसके लिए क्या रहा, अनुकूल राजनीतिक स्थिति रही, जिसने क्या किया कि पूंजी वहाँ पे अधिक हो गई, तो उसने निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। ठीक है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिससे क्या था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र जारी किया था और इसे 15 वर्षों के लिए कहा गया था कि तुम पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार है तुम्हें। जिसे क्या हुआ, आगे चलकर 1609 में ये सम्राट बने थे जेम्स प्रथम। इन भाई साहब ने क्या किया कि उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, जिसको हम देखेंगे कि वो 1857 तक चलता रहता है। ठीक है। यानी कि इसको 1609 में जेम्स प्रथम भाई थे, इन्होंने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया इसको। तो आरंभ में कंपनी का जो नाम था वो था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। आरंभ में इसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसे 1833 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया। यह आपको याद रख लेना है किस चार्टर से, तो 1833 का जो चार्टर था उस चार्टर से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो कंपनी की व्यापारिक सफलताएं देख लेते हैं। तो भारत में व्यापारिक कोठियाँ जो बनाने का उनका पहला प्रयास था वो 1608 में हुआ था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला
हेक्टर नामक पहला पुर्तगाली जहाज सॉरी पहला अंग्रेजी जहाज आया था जो 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। और हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। ये क्वेश्चन कि जो हेक्टर नामक जहाज से कौन आया था, ये केबीसी में कुछ साल पहले 7 करोड़ का क्वेश्चन था। तो आपका 7 करोड़ का एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1611 में कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में, ये याद रखना थोड़ा सा, स्वाली का युद्ध, पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर भाई साहब ने क्या किया, 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना बनाने की अनुमति दे दी। ठीक है, ये आपको स्वाली का युद्ध याद रख लेना है, कभी कभी पूछा है, वैसे बहुत कम पूछा है पर याद रख लेना है। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी कायम कर ली थी और 1626 में अरमा गांव में दूसरी कोठी। ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको ये चंद्रगिरी के राजा याद होंगे, इनसे भाई साहब से जो भी कोई जाता था ये उसको मद्रास पट्टे पर दे देते थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं रहा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए कि चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने पट्टे पर ले लिया था, जमींदारी की बात ले ली थी। ठीक है, 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1623 में अंग्रेजों ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम अपने फैक्ट्रियाँ अपनी बना ली थी। ठीक है, 1630 में ये मैड्रिड संधि आपको थोड़ी याद रखनी है। मैड्रिड संधि कौन सी, ये 1630 की मैड्रिड संधि। इसके पश्चात क्या हुआ था कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने आपस में एक दूसरे शत्रुता समाप्त करने की बात कर ली थी। ठीक है, तो ये हमारी शत्रुता समाप्त हो गई, आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। और 1654 तक पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया था। 1654 तक पुर्तगालियों ने मान लिया था कि ये लोग हमसे श्रेष्ठ हैं। 1668 में चार्ल्स द्वितीय से जब बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था और 1687 में सूरत की जगह अंग्रेजों ने बम्बई को मुख्य व्यापारिक बस्ती बना दिया। ठीक है, 1633 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिपुर में तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां बनाई गई और 1651 में एक कोठी हुगली में ब्रजमैन के अधीन खोली गई। ठीक है, अब बंगाल में अंग्रेज शक्ति का विकास देख लेते हैं कैसे हुआ। तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई जब ग्रोवियन बांटन ने, ये व्यक्ति याद रखना है, ग्रोवियन बांटन जो थे वो बंगाल के सूबेदार शाह सुजा, हमने इसको शाह सुजा को हमने पढ़ा है। ठीक है, याद कीजिएगा, साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब औरंगजेब ने 1680 में अंग्रेजों पर 2% चुंगी और 1.5% जजिया लगाया। तो कंपनी ने कहा, क्या कहा कि हम क्यों दें जजिया। मेन लड़ाई जो हुई थी वो जजिया को लेकर हुई थी कि हम जजिया नहीं देंगे। तो अब कंपनी ने क्या किया, औरंगजेब को आंख दिखाना शुरू किया। तो 1686 में हुगली को लूट लिया अंग्रेजों ने। फिर औरंगजेब भाई आए, उन्होंने अंग्रेजों को मार लगाई और फिर अंग्रेज बाद में माफ़ीनामे के साथ दोबारा व्यापार करना शुरू कर दिया। 1690 में जॉब चोरनॉक ने अगस्त में सूतानती में एक कोठी बनाई, जॉब चोरनॉक ने। ठीक है, ये चौनौक लिखा गया, चौरनौक है। बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर दी और वहाँ उन्होंने क्या किया कि किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी कि फोर्ट विलियम बनाया। चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट था और 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। हैमिल्टन नामक सर्जन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता प्राप्त की, तो बादशाह ने 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया। ये आपको शाही फरमान एक याद रख लेना है। ये शाही फरमान पूछा जाता है किसने दिया था, कब दिया था। ठीक है, इसका नाम नहीं पूछा है वैसे हैमिल्टन सर्जन का। ठीक है, तो फर्रुखसियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था जिसे ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्मन ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। इसमें क्या बात थी कि इसने कहा कि कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर दे और बंगाल में मुक्त व्यापार करे, 10,000 रुपये वार्षिक कर दे और सूरत में सभी करों से छूट प्राप्त करे। और इसने ये कह दिया कि बम्बई में जो ढाले गए इस कंपनी के सिक्के हैं वो सिक्के संपूर्ण मुगल राज्य में वैध होंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांसीसी।